हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंदु आसेरी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कीमत प्रभाव की। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि तटस्था वक्र विश्लेषण के अंतर्गत एक उपभोक्ता किस तरह से संतुलन प्राप्त करता है। यदि उपभोक्ता की कीमत में परिवर्तन हो जाए, आय में परिवर्तन हो जाए, तो उसकी मांगी जाने वाली मांग मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। इन्हीं को हम कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव के रूप में देखते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कीमत प्रभाव के बारे में। एक उपभोक्ता अपनी दोनों वस्तुओं की दी हुई कीमत, दी हुई आय पर अन्य बातें समान रहते हुए एक संतुलन प्राप्त कर लेता है। लेकिन यदि उसकी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए, कीमत में परिवर्तन धनात्मक या ऋणात्मक किसी भी तरह का हो सकता है, अर्थात कीमत कम भी हो सकती है और कीमत ज़्यादा भी हो सकती है। तो किसी एक वस्तु की कीमत में यदि परिवर्तन हो जाता है तो उस परिवर्तित कीमत से उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा पर जो प्रभाव पड़ेगा वह कीमत प्रभाव कहलाता है। इस कीमत प्रभाव को हम जिस वक्र के द्वारा मापते हैं वह कीमत उपभोग वक्र कहलाता है। कीमत उपभोग वक्र परिवर्तित कीमतों पर एक उपभोक्ता जिस उपभोग वक्र पर चला जाता है वह कीमत उपभोग वक्र कहलाता है। कीमत के परिवर्तन होने से उपभोक्ता के जो संतुलन परिवर्तित होते हैं, उन सभी परिवर्तित संतुलन बिंदुओं पर जो एक वक्र बनता है वह कीमत उपभोग वक्र कहलाता है, जिसे हम एक रेखा चित्र के माध्यम से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, इस रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर हम एक्स वस्तु और ओ वाई अक्ष पर हम वाई वस्तु ले रहे हैं। ओ एक्स पर एक्स वस्तु और ओ वाई अक्ष पर वाई वस्तु। उपभोक्ता पी क्यू इस कीमत रेखा पर IC1 के ई बिंदु पर प्रथम संतुलन में रहता है, जहां उपभोक्ता एक्स वस्तु की OQ1 और वाई वस्तु की OL1 मात्रा खरीदता है। यदि एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो कीमत रेखा जो हमारी ये थी, यह परिवर्तित होकर PT हो जाती है। जब नई कीमत रेखा हो गई तो उपभोक्ता नए संतुलन बिंदु पे चला जाता है। इस ऊंचे तटस्था वक्र के E1 बिंदु पर संतुलन में चला जाता है। यदि वस्तु की कीमत एक्स वस्तु की कीमत में और परिवर्तन होता है और आपकी जो कीमत रेखा है वह PT से शिफ्ट होकर PT2 हो जाती है, तो उपभोक्ता इस नई कीमत रेखा पर एक ऊंचे तटस्था वक्र के E2 बिंदु पर संतुलन में चला जाता है। तो आप देखिए, उपभोक्ता की वाई वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उपभोक्ता की आय में भी कोई परिवर्तन हम नहीं देख रहे हैं। सिर्फ एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है। एक्स वस्तु की कीमत में कमी होने से उपभोक्ता उसकी अधिक मात्राएं खरीद सकता है। इसलिए जो ये PT1 रेखा है
वह PT और PT2 रेखा के रूप में शिफ्ट हो जाती हैं, जिससे उपभोक्ता का संतुलन भी E से E1, E1 से E2 पर चला जाता है। उपभोक्ता यदि कीमत में X वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण इस E बिंदु से इस E1 बिंदु पे जाता है और इस वस्तु की मात्रा मांग बढ़ाता है, इस वस्तु की मांग भी बढ़ाता है, इस वस्तु की मांग में भी परिवर्तन करता है आगे, और इस वस्तु की हर बिंदु पर वह दोनों ही वस्तुओं की मांग में परिवर्तन यहाँ कर रहा है। अगर इन संतुलन बिंदुओं को मिला दिया जाए तो हमें एक वक्र, एक रेखा प्राप्त होती है जो कीमत उपभोग रेखा कहलाती है। कीमत उपभोग रेखा अगर सीधी सरल रेखा के रूप में आएगी तो कीमत उपभोग रेखा होगी, और अगर उसका आकार वक्रीय होगा तो कीमत उपभोग वक्र वह कहलाएगा। X वस्तु की कीमत में परिवर्तन से X वस्तु की मांग पर यदि धनात्मक प्रभाव पड़ता है तो धनात्मक कीमत प्रभाव कहलाएगा। X वस्तु की कीमत में परिवर्तन से X वस्तु की मांग पर यदि ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है तो ऋणात्मक प्रभाव कहलाएगा, और यदि X वस्तु की कीमत में परिवर्तन से X वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो तटस्थ प्रभाव कहलाएगा। इसी तरह Y वस्तु के संदर्भ में भी होगा कि X वस्तु की कीमत में परिवर्तन से Y वस्तु की मांग यदि बढ़ती है, धनात्मक प्रभाव है, तो धनात्मक प्रभाव कहलाएगा। यदि कीमत में X वस्तु की कीमत में परिवर्तन का Y वस्तु की मांग पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है तो Y के संदर्भ में ऋणात्मक कीमत प्रभाव कहलाएगा, और X वस्तु की कीमत में परिवर्तन से Y वस्तु की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वह तटस्थ प्रभाव कहलाएगा। हम एक एक प्रभाव को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं धनात्मक कीमत प्रभाव। धनात्मक कीमत प्रभाव में हमारे मांग का नियम लागू होगा। यदि X वस्तु की कीमत में कमी होती है तो X वस्तु की मांग बढ़नी चाहिए, तो X वस्तु के संदर्भ में धनात्मक कीमत प्रभाव होगा। इसी तरह यदि X वस्तु की कीमत में कमी से Y वस्तु की मांग भी बढ़ती है तो Y के संदर्भ में भी धनात्मक कीमत प्रभाव कहलाएगा। इसे हम रेखा चित्र से देखते हैं। इस रेखा चित्र में देखिए कि कीमत में X वस्तु की कीमत में परिवर्तन से जो कीमत रेखा है वो OT1, OT और OT2 हो रही है। कीमत में कमी से निरंतर इस तरफ शिफ्ट हो रही है। उपभोक्ता का संतुलन IC1 के E बिंदु पर, उसके बाद IC2 के E1 बिंदु पर और IC3 के E2 बिंदु पर होता है। अब यहाँ देखिए कि यदि X वस्तु की कीमत में कमी हुई तो उपभोक्ता पहले X वस्तु की OQ1 मात्रा का उपभोग कर रहा था। X वस्तु की कीमत में कमी होते ही उपभोक्ता X वस्तु की मांग OQ1 से बढ़ाकर OQ2 कर रहा है। यहाँ और कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता X वस्तु की और अधिक मात्रा खरीद रहा है। तो X वस्तु के संदर्भ में कीमत प्रभाव धनात्मक है। अगर हम Y वस्तु के संदर्भ में देखें तो उपभोक्ता पहले Y का OL1 उपभोग कर रहा था, इसके बाद OL और उसके बाद OL2 उपभोग करता है, अर्थात उपभोक्ता Y वस्तु का भी L1 और L2 मात्रा में उपभोग बढ़ाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ X वस्तु की कीमत में परिवर्तन का X वस्तु और Y वस्तु दोनों की मांग पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं ऋणात्मक कीमत प्रभाव की।
कई बार ऐसा होता है कि वस्तु की कीमत में कमी होती है और उसकी मांग भी कम हो जाती है। तो ऐसे में ऋणात्मक कीमत प्रभाव होगा। या फिर वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो मांग घटनी चाहिए, लेकिन मांग बढ़ जाती है। इसे हम रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं। आप देखिए, इस रेखा चित्र में पहले उपभोक्ता ई बिंदु पर एक्स वस्तु की इतनी मात्रा का उपभोग कर रहा है। एक्स वस्तु की कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता एक्स वस्तु की मांग बढ़ा रहा है। पहले यहाँ था तो इतनी सी ही मात्रा का उपभोग कर रहा था। E1 बिंदु पर एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ा दी, और यदि एक्स वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता एक्स वस्तु की मांग को तो और अधिक बढ़ा देता है। तो एक्स वस्तु के संदर्भ में तो यहाँ कीमत प्रभाव धनात्मक है, लेकिन यह कीमत प्रभाव वाई वस्तु के संदर्भ में ऋणात्मक है, क्योंकि पहले उपभोक्ता यहाँ इसका इतना उपभोग कर रहा है। जब एक्स वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता उपभोग कम करता है, और अगर एक्स वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता वाई वस्तु का उपभोग कम कर देता है। तो जो हमारा कीमत उपभोग वक्र बनता है इन संतुलन बिंदुओं से, वो नीचे की ओर गिरता हुआ बनता है। इसका मतलब यह वाई वस्तु के प्रति ऋणात्मक कीमत प्रभाव को प्रदर्शित करता है। यदि यह ऋणात्मक कीमत प्रभाव एक्स वस्तु के संदर्भ में होगा तो जो हमारा कीमत उपभोग वक्र है वो इस तरह से पीछे की ओर जाता हुआ होगा। अब हम देखते हैं तटस्थ कीमत प्रभाव को। कई बार ऐसा होता है कि कुछ वस्तुएं हमारी अनिवार्य वस्तुएं होती हैं जिन पर कीमत में कमी या बेशी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हम उदाहरण लें नमक का। नमक की कीमत कम हो जाए या नमक की कीमत बढ़ जाए तो भी हम नमक जितनी मात्रा में खाते हैं उतना ही खाएंगे। उसकी मांग पर उसकी कीमत के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसी वस्तुएं जिन पर कीमत परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तटस्थ कीमत प्रभाव उनके द्वारा दिया जाता है। अब आप यहाँ देखिए, एक्स वस्तु की कीमत में कमी को प्रदर्शित करते हुए हमारी कीमत रेखाएं प्रदर्शित की गई हैं और इनके इन बिंदुओं पर संतुलन दर्शाए गए हैं। अगर हम उपभोग या मांग को देखें तो आप देख सकते हैं एक्स वस्तु का उपभोग यहाँ इतना, इसके बाद बढ़ के इतना, इसके बाद बढ़ के और इतना हो जाता है। अर्थात एक्स वस्तु के ऊपर तो कीमत प्रभाव धनात्मक है, लेकिन जो वाई वस्तु है उसका प्रभाव स्थिर है। इतना ही उपभोग किया जा रहा है, चाहे उपभोक्ता ई बिंदु पे हो, E1 बिंदु पे हो या E2 बिंदु पे हो। तो यहाँ वाई वस्तु के संदर्भ में कीमत प्रभाव तटस्थ है। अगर एक्स वस्तु के संदर्भ में तटस्थ कीमत प्रभाव देखना है तो देखिए, यहाँ जो हमारा कीमत उपभोग वक्र है वो वाई अक्ष के समानांतर है। यहाँ हम एक्स वस्तु का उपभोग इतना ही कर रहे हैं, जबकि वाई वस्तु का उपभोग यहाँ हम निरंतर बढ़ा रहे हैं। तो वाई वस्तु का उपभोग बढ़ाने के कारण वाई के संदर्भ में यहाँ धनात्मक कीमत प्रभाव है, लेकिन एक्स वस्तु के संदर्भ में तटस्थ कीमत प्रभाव है। यदि इन सभी कीमत उपभोग वक्रों को एक साथ दर्शाया जाए तो आप देखिए, ये धनात्मक कीमत प्रभाव, ये एक्स के संदर्भ में तटस्थ कीमत प्रभाव, यह वाई के संदर्भ में तटस्थ कीमत प्रभाव, ये वाई के संदर्भ में ऋणात्मक कीमत प्रभाव, और ये पीछे की ओर मुड़ता हुआ एक्स के संदर्भ में ऋणात्मक कीमत प्रभाव को दर्शाता है।